स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किया था बेटा। तो आज हम उसकी एग्जांपल्स करेंगे, राइट। एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये मोमेंटम जो है जिसको हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। क्या बोलते हैं? लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम भी होता है, राइट। एंगुलर मोमेंटम भी होता है, वो आप पढ़ोगे जब आप +1 क्लास में आ जाओगे। ओके, तो हमारे पास क्या है, इसमें हम आज क्या करेंगे, रिकॉइल ऑफ गन। ये हमने पहले भी कर लिया हुआ है। रिकॉइल ऑफ गन, रॉकेट प्रोपल्शन, ये हमने पहले किया हुआ है। रॉकेट प्रोपल्शन मतलब रॉकेट जो है वो कैसे हमारे पास जो है, मतलब मूवमेंट ऑफ अ रॉकेट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, उसको बोलते हैं रॉकेट प्रोपल्शन। रिकॉइल ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी, रॉकेट प्रोपल्शन, इन्फ्लेटेड बैलून। जैसे बैलून है ना हमारे पास, उसको हम थोड़ी सी पिन लगाएंगे, राइट। जिस तरफ से पिन लगाएंगे वो उससे अपोजिट क्या करेगा, भागेगा। क्लियर है क्यों ऐसा क्यों होता है। और डिफरेंस बिटवीन रॉकेट एंड जेट प्लेन। आपने रॉकेट भी सुना होगा, रॉकेट सुना है आपने, और जेट प्लेन भी सुना है। ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार आता है कि जो हमारे पास जेट प्लेन है वो स्पेस में क्यों नहीं जा सकता, और रॉकेट स्पेस में जाता है, जेट प्लेन क्यों नहीं जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आता है कि रॉकेट कैन मूव इन एन एयर फ्री स्पेस। एयर फ्री स्पेस मतलब जहां पर एयर नहीं भी है ना, वहां पर भी रॉकेट चलता है, लेकिन जेट प्लेन वहां पर नहीं चलता है। व्हाई? मेरी बात समझ आई जो मैंने क्वेश्चन बोला कि हमारे पास क्या है कि जो जेट प्लेन है दे कैन ऑपरेट ओनली इन द एटमॉस्फेयर, बट रॉकेट कैन ऑपरेट इन फ्री स्पेस। जो रॉकेट है वो फ्री स्पेस में भी ऑपरेट हो जाता है, लेकिन जेट प्लेन जो है वो सिर्फ एटमॉस्फेयर, जहां पर एटमॉस्फेयर है वहां चलेगा। अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो रॉकेट वहां पर चलेगा, लेकिन जेट प्लेन जो है वो एयर फ्री स्पेस में नहीं चलता है, राइट। मतलब एटमॉस्फेयर में ये जो है रॉकेट, इसको कहीं भी ले जाओ, चाहे एटमॉस्फेयर में ले जाओ, चाहे आप एयर फ्री स्पेस जहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है, ये वहां पर भी चलेगा। लेकिन जेट प्लेन जो है वो सिर्फ वहीं पर चलेगा यहाँ पर एटमॉस्फेयर हो। एटमॉस्फेयर का मतलब वहां पर ऑक्सीजन जरूरी है, राइट। क्लियर, समझ आ गई। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज होती हैं, तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि जहां पर ऑक्सीजन होगी वहां पर जेट प्लेन चलेगा, जहां पर ऑक्सीजन नहीं होगी वहां पर जेट प्लेन नहीं चलेगा, लेकिन रॉकेट को आप कहीं भी लेके जा सकते। ओके, राइट। तो सबसे पहले हम करेंगे रिकॉइल ऑफ गन। व्हाट इज द रिकॉइल ऑफ गन? तो मैंने क्या बोला था आपको, रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल ऑफ गन क्या होती है? द मूवमेंट ऑफ द गन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन इट इज बीइंग फायर्ड। जब कोई भी हम बुलेट फायर करते हैं, राइट, जिस गन से हम बुलेट फायर करते हैं या पिस्टल से करते हैं, तो वो चीज पीछे की तरफ आ जाती है, राइट। जैसे मूवमेंट ऑफ अ गन व्हेन अ बुलेट इज बीइंग फायर्ड फ्रॉम द गन। जब हम गन में से बुलेट को हम क्या करते हैं, फायर करते हैं, तो गन जो है वो पीछे की तरफ आती है, एंड दैट इज कॉल्ड रिकॉइल ऑफ अ गन। द मूवमेंट ऑफ अ गन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ बुलेट इज बीइंग फायर्ड फ्रॉम द गन। करेक्ट, दिस इज नोन एज रिकॉइल ऑफ गन। उसके बाद आ गया रिकॉइल वेलोसिटी। व्हाट इज रिकॉइल वेलोसिटी? द वेलोसिटी विद व्हिच द गन मूव्स बैकवर्ड। The velocity with which the gun moves in the backward direction. ठीक है, the velocity with which the gun moves in the backward direction after firing a bullet. After firing a bullet. ठीक है, क्लियर। इसको हम क्या बोलते हैं, that is recoil velocity. ठीक है, क्लियर। The velocity with which the gun moves in the backward direction after firing a bullet. जब बुलेट को हम फायर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस वेलोसिटी को रिकॉइल वेलोसिटी। अब हम रिकॉइल वेलोसिटी जो है
उसके बारे में हम पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पर करेंगे, राइट। रिकॉइल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं वो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना, ठीक है। एनसीईआरटी में होगा इसका फार्मूला, ये आपने नोट कर लिया, ये कर लिया करो, बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेके ये सारी डेफिनेशंस जो है ये आपको पता होनी चाहिए। ये डेफिनेशन किसकी थी? रिकॉइल वेलोसिटी की। अब हम रिकॉइल वेलोसिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। रिकॉइल वेलोसिटी ये निकालिए, रिकॉइल वेलोसिटी। पहले मैंने डेफिनेशन लिखी, अब हम इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे कि एक बार क्वेश्चन आ जाता है। सपोज करो m जो है दैट इज मास ऑफ बुलेट, किसका है? मास ऑफ बुलेट। कैपिटल M क्या है? दैट इज मास ऑफ गन, राइट। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ गन। और v स्मॉल v क्या है? वेलोसिटी ऑफ बुलेट, राइट। ये सारी चीजें आपने नोट करनी। हमारे पास क्या है, जैसे मान लो मैं कोशिश करूंगा यहां पर गन बनाने की, अगर नहीं बनी तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे होती है गन, ऐसे होता है, उसमें ऐसे भी यहां पर क्लिक होता है, ये, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? वेलोसिटी। यहां से हमारे पास जो बुलेट है वो जाती है। सपोज करो v इज द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। v जो है हमारे पास वो क्या है हमारे पास? दैट इज v क्या है? दैट इज वेलोसिटी, जो कैपिटल v है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ, यस, वेलोसिटी ऑफ। इसको थोड़ा सा, गन जो है वो ऐसे होती है, पता है ना आपको गन कैसे होती है? मुझे नहीं पता, मैंने देखी ही नहीं करी, ऐसे होती है उसके पीछे ये, ओके, क्लियर। अब क्या होता है कि जब हम बुलेट फायर करते हैं, बुलेट तो इस तरफ को जाती है। अब मास ऑफ बुलेट कितना है? m, वेलोसिटी कितनी है उसकी? v। मास ऑफ बुलेट कितना है? m, वेलोसिटी कितनी है उसकी? v। मास ऑफ गन कितना है? m, उसकी वेलोसिटी कितनी? v। तो दिस इज द मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड दिस इज द मोमेंटम ऑफ गन, ओके, क्लियर है। अब ये नोट कर लिया आपने सारा, साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाएगा, डन, ओके। अब सारा कुछ आपने लिख लिया। सबसे पहले मैं लिखूंगा मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, या मोमेंटम बिफोर फायरिंग। हाँ, टोटल लीनियर मोमेंटम ऐसे कर देते हैं, शॉर्ट हो जाएगा। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम। यहां पर मैं सिस्टम किसको बोल रहा हूं बेटा? गन प्लस बुलेट। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर फायरिंग, ठीक है। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर फायरिंग। बिफोर फायरिंग कितना? जब हमने फायर ही नहीं किया था, दोनों रेस्ट के ऊपर थे, ना तो गन पीछे की तरफ आ रही थी ना ही बुलेट आगे की तरफ जा रही थी। बिफोर फायरिंग की बात कर रहा हूं। सो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर फायरिंग कितना आएगा बेटा? कितना आएगा? टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर फायरिंग, दैट इज इक्वल टू 0। 0 ही है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी 0 है, तो मोमेंटम भी क्या होगा? 0 होगा। सो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर फायरिंग, दैट इज 0। नेक्स्ट, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम आफ्टर फायरिंग द बुलेट, कितना होगा? आफ्टर फायरिंग, ध्यान से देखना, आफ्टर फायरिंग पहले हमारे पास बुलेट आई, मास ऑफ बुलेट m है, वो चली गई, प्लस m क्या है? मास ऑफ द गन, v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द गन, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, ओके। दिस इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर फायरिंग। जब हमने बुलेट फायर नहीं की थी उससे पहले दोनों क्या थी? रेस्ट के ऊपर थी, तो इसलिए क्या हुआ? टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वो क्या था? 0। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर फायरिंग द बुलेट,
जब हमने बुलेट को फायर कर दिया, गन बैकवर्ड आती है हमें पता है, और क्या होता है, बुलेट आगे की तरफ जाती है। तो हमने क्या बोला, मास ऑफ द बुलेट m है, v इसकी वेलोसिटी है, तो मोमेंटम ये बुलेट का आ गया, ये किसका आ गया, गन का आ गया, तो टोटल लीनियर मोमेंटम दोनों को ऐड करके आ गया। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये नोट करो पहले। डन। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम क्या होता है कि मोमेंटम बिफोर बिफोर फायरिंग that is equal to momentum after firing. So momentum before firing that is momentum after firing. Before firing कितना था, that is 0. After firing कितना था, mv plus mv, right? तो ये mv इधर आ जाएगा, तो क्या बन गया, ये माइनस mv that is equal to mv, हमें चाहिए v that is the recoil velocity which is equal to minus m over, ये माइनस इधर आ जाएगा, ये माइनस मैंने इधर लेके आ गया, माइनस m, this is the recoil velocity, this is the expression for recoil velocity किसकी, गन की, recoil velocity of gun। ठीक है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कि हमारे पास v और v की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, जिस तरफ को v जा रही है उसकी अपोजिट क्या है, ये कैपिटल V है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द गन एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। क्लियर है? तो नेगेटिव साइन क्या कर रहा है, नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द गन आफ्टर फायरिंग दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, राइट? इज दैट क्लियर? समझ आ गई? अब जो लाइट गन्स है दे रिकॉइल विद लार्ज वेलोसिटी एंड हैवी गन रिकॉइल विद द स्मॉल वेलोसिटी। ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन आता है कि वाई, ये मैंने लिखा ही नहीं है यहां पर, है ना? जो हमारे पास एक, ऐसे सुन लो आप, जो हमारे पास हैवी गन्स है, द लाइट गन्स दे रिकॉइल विद लार्ज वेलोसिटी एंड हैवी गन रिकॉइल्स विद द स्मॉल वेलोसिटी। मतलब जो हल्की गन है उसमें रिकॉइल वेलोसिटी क्या होती है, जो हल्की गन है, हम देखते हैं ना, जैसे गन हम खरीदने लेके जाते हैं, कोई गन खरीदनी है हमने, तो किसी का रेट कम होता है, किसी का रेट ज़्यादा होता है, राइट? कोई हैवी होती है, कोई लाइटर होती है। हैवी गन का हमें क्या फ़ायदा है, अगर हम हैवी गन से फायर करेंगे, हैवी गन से फायर करेंगे तो उसमें रिक्वायर्ड वेलोसिटी कम होगी। क्यों? हैवी गन रिक्वायर, या सिंपल आप क्वेश्चन लिखो, लाइट गन रिक्वायर विद लार्ज वेलोसिटी, यहां पर लिख देता हूं, लाइट गन रिक्वायर विद लार्ज वेलोसिटीज, ये वेलोसिटी वी लिख दिया मैंने, राइट? वेयर एज हैवी गन विद स्मॉल रिक्वायर्ड वेलोसिटी। समझ जाओगे? स्पेस कम है, ओके? जो लाइट गन है दैट रिक्वायर्ड विद द लार्ज वेलोसिटी। अब देखो, ध्यान से देखना, ये जो v है दैट इज रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द गन। जितना मास ज्यादा होगा उतनी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। अगर आपसे पूछे कि व्हाई लाइट गन्स रिक्वायर विद लार्ज वेलोसिटी वेयर एज हैवी गन विद स्मॉल वेलोसिटी, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो v है, ये एक्सप्रेशन वहां पर आपने लिखना है कि v जो होता है माइनस m अपॉन v। आपने v भी बताना है, आपने ये भी v बताना है, आपने m भी बताना है, m भी बताना है, क्या होता है ये। फिर आपने बोलना है कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द गन। अगर गन का मास ज्यादा है तो v क्या होगी, कम होगी। अगर गन का मास कम है तो v क्या होगी, ज्यादा होगी। गॉट इट? समझ आ गई? मींस मास कम है तो v ज्यादा है, मास ज्यादा है तो v क्या होगी, कम, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, क्लियर? अब कई बार बोलेंगे कि हमारे पास अगर बुलेट बड़ी है तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी, अब बुलेट का भी आएगा ना, तो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। जितना मास बुलेट का ज्यादा होगा, जितना मास बुलेट का ज्यादा होगा, उतनी रिक्वायर्ड वेलोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। बुलेट के मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिक्वायर्ड वेलोसिटी का, लेकिन
गन के अपने मास अगर ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी कम। ये सिंपल, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द गन एंड v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बुलेट। जितनी बड़ी बुलेट होगी उतनी रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या होगी ज्यादा। बुलेट तो छोटी होती है ना। ओके, तो ये भी क्वेश्चन हो गया आपको, ये बता दिया मैंने, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, राइट। अब हमारे पास आ गया रॉकेट प्रपल्शन। रॉकेट प्रपल्शन क्या होता है? रॉकेट प्रपल्शन में देखो, जो मूवमेंट ऑफ रॉकेट है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, वो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, हमने इसमें न्यूटन थर्ड लॉ भी आपको बताया था, है ना। न्यूटन थर्ड लॉ में भी बताया था कि गैसेस जो है एग्जॉस्ट करती हैं, एक्शन करती हैं, उसके बाद रिएक्शन होता है। हम इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? देखो, जो मोमेंटम ऑफ द रॉकेट है बिफोर फायरिंग, मतलब जब हम रॉकेट को फायर करते हैं ऊपर की तरफ, पहले दोनों रेस्ट के ऊपर थे, पहले दोनों क्या थे? रेस्ट के ऊपर। ये नोट कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ है। चलो यहां पर मैं आपको बताता हूं। हमारे पास क्या होता है बेटा, रॉकेट है, ये रॉकेट, ठीक, ये हमारे पास रॉकेट है। इनिशियली जो रॉकेट है वो रेस्ट पे है, अभी ग्राउंड के ऊपर है, तो इसका मतलब इसका जो इनिशियल मोमेंटम है बिफोर फायरिंग, रॉकेट को भी हम वैसे बोलते हैं कि रॉकेट फायर किया हमने, तो मोमेंटम ऑफ द रॉकेट बिफोर फायरिंग क्या है? जीरो। मैं लिखता हूं, मोमेंटम ऑफ द रॉकेट बिफोर फायरिंग कितना होगा? दैट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि दोनों रेस्ट के ऊपर है, ना तो इसमें से गैसेस निकल रही हैं और रॉकेट अपने आप भी। और जैसे ये फायर होता है तो यहां से एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं। एग्जॉस्ट फैन लगाया ना सभी ने घर में, वो घर की हवा जो है वो बाहर निकलता है। यहां पर भी ऐसा ही होता है कि एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं, ठीक है। रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है और यहां से गैसेस नीचे की तरफ निकल रही हैं। अब कहता है कि जब हम रॉकेट को फायर करते हैं, द गैसेस आर प्रोड्यूस्ड इन द कंबशन चैम्बर ऑफ द रॉकेट ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल। जब फ्यूल बर्न होगा तो वहां से क्या निकलेंगी? गैसेस निकलेंगी। और गैसेस जो हैं, व्हेन द रॉकेट इज फायर्ड, जो गैसेस हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इन द कंबशन चैम्बर ऑफ द रॉकेट एंड ड्यू टू बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल दीज गैसेस आर प्रोड्यूस्ड। और ये जो गैसेस हैं दे कम आउट ऑफ द रॉकेट विद हाई स्पीड। अब जो डायरेक्शन है मोमेंटम की ऑफ द गैसेस कमिंग आउट ऑफ द रॉकेट, इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ध्यान से देखो, जो गैसेस आ रही हैं वो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन आ रही है। तो टू कंजर्व द मोमेंटम द रॉकेट मस्ट मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। जैसे मैंने गन में बताया ना, राइट, पहले सारा क्या था? रेस्ट के ऊपर था। जब हमने रॉकेट को फायर किया तो यहां पर कंबशन चैम्बर होता है, राइट, उसमें क्या निकल, जब गैसेस जो है बर्न आउट होती हैं, मतलब जब वो कंबशन चैम्बर में जो फ्यूल है वो बर्न होता है, राइट, फ्यूल बर्न होने से वहां से गैसेस निकलती हैं। वो गैसेस जो हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में निकलती हैं। तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए इस रॉकेट को क्या करना पड़ता है? ऊपर की तरफ जाना पड़ता है। तो आप लिख सकते हो, अगर आपसे पूछे कि रॉकेट प्रोपल्शन किसके ऊपर काम करता है, तो आप सिंपल बोल सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। जब रॉकेट जो है that continues to move upward as long as the gases are ejected out of the rocket। जैसे ही गैस जो है वो बंद हो जाएंगी, रॉकेट मूव करना बंद कर देगा, ठीक है। तो रॉकेट ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि पहले उसका मोमेंटम जीरो था, बाद में उसके पास मोमेंटम आया, तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए रॉकेट जो है वो क्या करता है? ऊपर की तरफ, मतलब इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन को मूव करता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस। ये है एग्जॉस्ट गैसेस, क्लियर। उसके बाद आ गया हमारे पास इन्फ्लेटेड बैलून। इन्फ्लेटेड बैलून का मतलब क्या होता है? बैलून को आपने फैला लिया, उसको आपने पिन लगाई, ठीक है। तो जो मोमेंटम है इन्फ्लेटेड बैलून का बिफोर इट इज पियर्स्ड विद अ पिन, मान लो मेरे पास ये बैलून है, ठीक है, ये मेरे पास बैलून है, ये वाला, राइट, ये धागा वाला, ये इन्फ्लेटेड बैलून है, मतलब इसमें हवा भरी हुई है, हमने क्या बोलते हैं इसको? इन्फ्लेटेड बैलून। अब ये सिंपल यहां पर है, बैलून रखा हुआ मैंने, राइट, इसका मोमेंटम कितना है? जीरो। ये मैंने रखा हुआ है,
कोई इसके ऊपर एयर नहीं स्प्राइक कर रही, कुछ नहीं कर रहा, बस टेबल है, तो इसका मोमेंटम क्या हुआ? जीरो। जैसे ही मैं इसके ऊपर पेन लगाऊंगा, मैंने पेन जैसे ही लगाई, इसमें से हवा निकली, राइट? जब इसमें से हवा निकल रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो एयर निकल रही है दैट कम्स आउट विद द स्पीड इन दिस डायरेक्शन, मेरी तरफ आ रही है। जैसे मैंने अपनी तरफ से इसको फेस किया तो मेरी तरफ क्या आ रही है, वो एयर जो है वो रश आउट हो रही है बाहर। तो इसका मतलब क्या हो, पहले तो मोमेंटम जीरो था, जैसे मैंने इसको सुई लगाई, इसमें से हवा निकली, इसका मतलब गैसेस जो है उसका मोमेंटम आ गया। जो इसमें मटेरियल था, इसमें मटेरियल क्या है, इसमें हवा है, राइट? और जैसे वो बाहर निकल रही है तो हवा का मोमेंटम हो गया। तो पहले मोमेंटम क्या था, जीरो, और बाद में मोमेंटम उसका आ गया। तो पहले मोमेंटम जीरो था, बाद में मोमेंटम था, तो दोनों पहले और बाद वाला क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। तो उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए ये बैलून क्या करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। अगर गैसेस बाहर की तरफ निकली, मेरी तरफ निकल रही है, तो मोमेंटम जो है कंजर्व करने के लिए ये बैलून जो है जिस तरफ को गैसेस निकलती हैं उससे अपोजिट है। वैसे आप देख लो, बैलून को ना आपने फुलाना है, उसमें हवा भरनी है, उसको पकड़ लेना है, छोड़ दो उसको, क्या करेगा वो, आपकी तरफ आएगा, किस तरफ को जाएगा? क्योंकि जैसे आपने हवा भरी, उसको छोड़ा, तो क्या हुआ, वो ऊपर की तरफ चला गया। क्यों? क्योंकि उसमें से गैसेस निकली रॉकेट की तरह। तो पहले मोमेंटम जीरो था, जब आपने पकड़ा मोमेंटम जीरो था, राइट? टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम का पूरा जीरो था। जैसे ही आपने छोड़ा, गैस निकली, तो इसका मतलब बैलून का भी मोमेंटम आया, गैस का भी मोमेंटम आया। तो उन दोनों मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, मतलब बिफोर जब हमने क्या किया था, जब हमने कुछ भी नहीं किया, उसमें गैस भर के ऐसे रखा हुआ है, उस टाइम मोमेंटम जीरो था। बाद में जब आपने छोड़ा तो मोमेंटम गैसेस का भी आ गया, उसका भी आ गया। तो पहले वाला मोमेंटम और बाद वाला मोमेंटम दोनों को कंजर्व करने के लिए बैलून को क्या करना पड़ता है, आगे की तरफ मूव करना पड़ता है, जैसे गन में मैंने बोला। ठीक है, अब आप कुछ नहीं, आप हमने क्या किया हुआ है, देखो गन का केस लिया हमने, जब हम गन का केस लिया उसमें हमने मास ऑफ गन लिया, या वेलोसिटी ऑफ गन ली, या मास ऑफ बुलेट लिया, या वेलोसिटी ऑफ बुलेट ली। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप क्या कर सकते हो, मास ऑफ बैलून, राइट, या मास ऑफ गैसेस, वेलोसिटी ऑफ बैलून, वेलोसिटी ऑफ गैसेस, सेम ऐसे ही करके आपके पास भी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? ये भी क्वेश्चन हो गया, इन्फ्लेटेड बैलून्स पता चल गया, रॉकेट प्रोपल्शन भी हो गया। अब रह गया हमारे पास व्हाट इज द, ये भी हो गया ना, ये रह गया डिफरेंस बिटवीन रॉकेट एंड जेट प्लेन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रॉकेट एंड जेट प्लेन? ध्यान से सुनना। कहता जो रॉकेट है वो एयर फ्री स्पेस में मूव कर सकता है। रॉकेट कैन मूव इन एयर फ्री स्पेस एज वेल एज इन एटमॉस्फेयर, दोनों जगह। बट जेट प्लेन दे कैन नॉट मूव इन एयर फ्री स्पेस। एयर फ्री स्पेस मतलब जहां पर ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, जहां पर ऑक्सीजन नहीं है वहां पर जेट प्लेन नहीं मूव कर सकता, लेकिन रॉकेट मूव कर सकता है। इसका रीजन क्या है? जो रॉकेट होता है ना, उसमें डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं। रॉकेट में डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं, एक चैम्बर में फ्यूल होता है, एक चैम्बर में ऑक्सीजन होती है। ठीक है, रॉकेट में इटसेल्फ ही उसके पास क्या होती है, एक ऑक्सीजन चैम्बर होता है, राइट? वो हम यहां से भर के भेजते हैं, जब रॉकेट को भेजते हैं उसमें ऑक्सीजन चैम्बर होता है, क्योंकि बर्निंग ऑफ अ फ्यूल दैट रिक्वायर ऑक्सीजन। ठीक है, तो रॉकेट में हमने पहले उसमें फिल की होती है, लेकिन जेट प्लेन जो है उसमें फ्यूल होता है, उसमें हम ऑक्सीजन जो है वो फिल नहीं करते हैं। इसलिए जो फ्यूल है उसको, जब फ्यूल की कंबशन होती है तो ऑक्सीजन जरूरी होती है। अगर एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाएगा जेट प्लेन तो कंबशन नहीं होगी तो फ्यूल बर्न आउट नहीं होगा, मतलब गैसेस बाहर नहीं निकलेंगी उसमें से। जब फ्यूल ही नहीं बर्न होगा तो गैसेस कहाँ से निकलेंगी? ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो जेट प्लेन है वो एयर फ्री स्पेस में मूव नहीं करता है, बिकॉज उसके पास ऑक्सीजन नहीं होती। वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेता है फ्यूल को बर्न करने के लिए। लेकिन रॉकेट में एक फ्यूल चैम्बर होता है और साथ में उसमें ऑक्सीजन चैम्बर भी होता है। तो रॉकेट में फ्यूल भी होता है, ऑक्सीजन भी होती है, इसलिए उसको आप कहीं भी मूव कर सकते हो। लेकिन जेट प्लेन जो है उसमें फ्यूल होता है, उसमें अब जेट प्लेन में भी आप ऑक्सीजन का चैम्बर लगा दो, है ना, तो वो भी एयर फ्री स्पेस में मूव करेगा। ठीक है, तो फ्यूल को हमने बर्न करना है तभी गैसेस निकलेंगी, तो उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जेट प्लेन में हम रखते नहीं ऑक्सीजन। ठीक है, चलो तो बेटा ये आपका चैप्टर जो है वो फिनिश्ड।
है ना। चैप्टर आपका खत्म हो गया, थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म है। अब इसके बाद आपका न्यूमेरिकल सीरीज और देन आपका टेस्ट होगा पूरे चैप्टर का। देखो किसी भी बच्चे के घर से मुझे फ़ोन नहीं आना चाहिए कि सर सिलेबस बहुत है उसको कम कर दो, मैं एक ही तो टेस्ट लेता हूँ, है ना। तो वो मैंने टेस्ट जो है वो बढ़िया ढंग से लेना है, सिलेबस कम नहीं होगा, आपको मैंने पहले बता दिया, ठीक है। संडे को टेस्ट लेंगे हम, और कोई तो टेस्ट होता ही नहीं है संडे को, है ना। तो बाकी टेस्ट होते होंगे मंडे, मुझे भी पता है कि मेरा मंडे को होगा या ट्यूसडे को, वेडनेसडे, ऐसे कुछ होगा कोई डेट, आई डोंट नो कौन सी है डेट वो, बट मैं आपका टेस्ट लूँगा संडे को क्योंकि पेरेंट्स घर में होंगे, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग जब आप बोलोगे शाम को तो शाम को टेस्ट ले लेंगे, दोपहर को बोलोगे तो दोपहर को टेस्ट ले लेंगे, मुझे क्या, मैंने टेस्ट भेजना है, आपने आंसर देने हैं, ठीक है, क्लियर। और बेटा एक बात आपको मैं बताना भूल गया, सभी बच्चों ने टेस्ट से पहले अपना जीमेल अकाउंट बनाना है अपने नाम से। मेरी बात सुन रहे हो, मैंने क्या बोला, जीमेल अकाउंट। जैसे हम ईमेल एड्रेस बनाते हैं ना, ईमेल एड्रेस ही होता है, उसी को बोलते हैं जीमेल अकाउंट। मतलब जीमेल के ऊपर आपने बनाना है। जैसे मान लो मेरा नाम है GS सैनी, तो मैं लिखूंगा GS सैनी 1999 @gmail.com, ऐसे। मतलब आपका नाम जरूरी है वहां पे, अपने नाम से आपने ईमेल एड्रेस अपना बनाना है, वो भी जीमेल में। ओके, क्लियर। और उसका पासवर्ड याद रखना है, क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट जो मैं आप लूंगा वो मैंने ऑनलाइन टेस्ट लेना है, और उस ऑनलाइन टेस्ट में अगर आपका ईमेल अकाउंट, वैलिड ईमेल अकाउंट आपके पास नहीं है और आपके पास पासवर्ड नहीं है, तो आप टेस्ट नहीं दे पाओगे। ओके, ठीक है, क्लियर। क्योंकि मैंने आपको व्हाट्सएप के ऊपर भेजना है वो, लेकिन वो खुलेगा उन्हीं के मोबाइल में जिनके पास वैलिड ईमेल अकाउंट होगा और उनको अपना क्या बोलते हैं पासवर्ड भी पता होगा, तभी खुलेगा वो, अदरवाइज नहीं खुलेगा, ठीक है। और आप जैसे ही टेस्ट करोगे उसी टाइम आपको, जैसे आप सबमिट करोगे, पहले टेस्ट सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं आपने, क्वेश्चंस करने के बाद जैसे ही आप उसको सबमिट करोगे इमीडिएटली आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे कि आपके कितने मार्क्स बन गए, मुझे भी पहुंच जाएंगे और आपको उसी टाइम उसका रिजल्ट भी पता चल जाएगा। ओके, क्लियर है। तो ये ध्यान रखना, मेरे से ये नहीं है कि सर हमारा अकाउंट नहीं बना, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया। संडे को आपका टेस्ट लूंगा मैं, राइट। और सभी के पास जीमेल अकाउंट होना जरूरी है विद पासवर्ड। ओके बेटा, ओके देन, गुड बाय। अब आपको न्यूमेरिकल सीरीज आएंगी, क्वेश्चन भी मैं आपको भेजूंगा, तो उसको आपने कॉपी के ऊपर नोट कर लेना। गुड बाय बेटा।